इन दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक पैसेज दे रखा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैच द कॉलम। हियर वी नीड टू सॉल्व एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। तो बारी बारी से हम सबको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स से। एक्स में क्या दे रखा है? साइन पाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा 0, इट मीन्स थीटा इक्वल टू एन पाई। सो पाई cos x is equal to n pi. पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. So this implies cos x is equal to n. cos x equal to n friends. cos x equal to n का मतलब क्या है? x is equal to या फिर n की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और -1 ले सकते हैं. So this implies x is equal to 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास? देखो इसको जरा इफ पॉसिबल सबसे बेटर होता है, वैसे मैं जनरल सॉल्यूशन में वो लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर क्या है? देखो cos x 0 कब बनता है y एक्सिस पर, और +1 -1 कब बनेगा इस x एक्सिस पर. तो कहीं ना कहीं यही 4 सॉल्यूशंस हैं. इट मींस एक 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2. सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू nπ/2. बहुत इजी था बच्चों, एक साथ मैंने सबको कंबाइन करके लिख दिया. एंड द ट्रिक इज व्हाट? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है, 1 है, -1 है. तो 0 कब होता है कॉस? तो y एक्सिस पर, +1 -1 x एक्सिस पर, इधर +1 इधर -1. तो यही 4 पॉइंट्स है ना सोल्यूशन के. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? nπ/2, 0π/2, 1π/2, π/2, कीप ऑन एडिंग. इट मीन्स अगर हम x की बात करें तो इन सब में से कौन कौन सेटिस्फाई हो रहा है x को? तो इज इट, ये दे रखा है ना, दिस सेट इज सबसेट ऑफ p. तो क्या ऐसा है? π/2, 3π/2, 4π, यस. तो x ने p को तो सेटिस्फाई कर दिया. अब q ap है, यस. p q, r नॉट ap, गलत. s π/6 देखो कहीं भी नहीं है, तो π/6 तो हम नहीं लेंगे. π/3 नो, u नो. तो x इज pq. आप देख लो कोई ऑप्शन है? 1 और 2 इज इन क्वेश्चन नंबर 16. तो बच्चों 1 में है QU, ये PQ नहीं है, 1 में PR. तो इट मीन्स 1 का तो कोई चांस नहीं है. अब बात करते हैं y, f' इक्वल टू 0. अब बात करते हैं बच्चों y के बारे में. y मीन्स व्हाट? f' इक्वल टू 0. तो अब ये स्टोरी y की है. f' साइन का डेरिवेटिव cos, पाई cos x एज इट इज, और अंदर पाई cos x का डेरिवेटिव माइनस पाई साइन x equal to 0. This implies what? Sin x 0. This implies sin x equal to 0 and pi cos x equal to pi cos x is equal to 0. It means what? This must be odd multiple of π/2. तो 2n plus 1 π/2. Easy है. cos theta equal to 0 बच्चों. It means theta equal to 2n plus 1 π/2. sin theta 0. It means theta equal to n pi. तो यहां लिख देते हैं आप x is equal to n pi. फर्स्ट पार्ट. और सेकेंड पार्ट देखो, पाई पाई कैंसिल, तो cos x is equal to 2n plus 1 by 2. अब बच्चों cos x क्या क्या पॉसिबल है -1 से 1 के बीच में? तो देख लें इसको, ये क्या क्या बन सकता है. n की वैल्यू 0 तो हाफ, n की वैल्यू 1 तो नहीं पॉसिबल है. तो अब पीछे -1 पुट करके देखें. -1 पे क्या मिलेगा? -2 + 1 -½ तो सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं. cos x इज इक्वल टू हाफ, -½ एंड sin x इक्वल टू 0. तो चलो इसको भी जरा देखो, ये नहीं भी लिखना आएगा तो काम हो जाता है. सबसे बेटर तरीका मैंने बताया ना आपको, sin x 0. sin x 0 कब होता है? x एक्सिस पर. cos x इक्वल टू हाफ, -½ इट मीन चारों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो गए. अब जरा ध्यान से समझिएगा. +½ बच्चों इधर इधर, फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव. सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज -60 डिग्री. और उसी लॉजिक से बच्चों ये कितना 60 डिग्री और ये भी कितना 60 डिग्री. तो हमारे सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? 1 देखो, 2 3 4, ये 5, 2 इधर, 2 इधर और 1 इधर भी आएगा ना.
तो हमारे सॉल्यूशंस कितने, इधर 3 इधर 3। अब देखो क्या प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये 60 का फर्क है, ये भी 60 का फर्क है, ये 60 है तो टोटल एंगल 180, तो ये भी तो 60 का ही फर्क होगा ना। इट मीन्स जो कुछ भी सॉल्यूशंस हैं दे आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस ऑफ π/3। तो इट मीन्स इसके सॉल्यूशन सेट की अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 कॉरस्पॉन्डिंग टू हाफ एंड 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। तो कौन इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के फंसे, सिर्फ आपको एक रफली इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे सॉल्यूशंस कुछ ऐसे हैं। दिस इंप्लाइज व्हाट, अब बताओ π/2 है, π/2 नहीं है, दिख रहा y एक्सिस इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व, तो p गलत है, p इज नॉट सेटिस्फाइंग योर y। नेक्स्ट q पॉसिबल है, यस AP तो है, तो y के कॉरस्पॉन्डिंग q पॉसिबल है, r ऑब्वियसली p पॉसिबल है तो r नहीं पॉसिबल होगा, s π/6 है बच्चों, π/6 नहीं है, π/3 है, t है देखो π/3 है, 2π/3 है, पाई है, तो ये पॉसिबल है और u भी पॉसिबल नहीं है। सो सेकेंड y कॉरस्पॉन्ड्स टू q कॉमा t, तो देख लो सेकेंड q कॉमा t, इट मीन्स सी ऑप्शन सही है। तो एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16, और दैट इज व्हाट y कॉरस्पॉन्ड्स टू q कॉमा t। अब हम बात करते हैं z के बारे में। नाउ अगर z की बात करें तो z इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हाट z, तो cos 2π sin x is equal to 0. So this implies cos theta 0, theta is equal to 2n plus 1 π/2, 2π sin x equal to 2n plus 1 π/2, पाई तो कैंसिल, 2 नीचे आके कितना हो जाना है 4। So this implies sin x is equal to 2n plus 1/4। अब बच्चों फिर से sin x क्या हो सकता है, -1 से +1 के बीच में, तो n की वैल्यू 0 तो 1/4 पॉसिबल है, n की वैल्यू 1 तो 2 + 1 3/4 पॉसिबल है, n की वैल्यू 2 अब आगे नहीं जा सकते तो पीछे -1 -2 + 1 -1/4 पॉसिबल है, -2 -4 + 1 -3/4 पॉसिबल है। sin x इक्वल टू ऑल दीज वैल्यूज आर पॉसिबल। अब इसका मतलब है कि देखो यार x तो अब कैलकुलेट होने से रहा, x देख पा रहे हो आप, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना आने वाला 1/4, साइन इनवर्स 3/4 और डॉट डॉट। अब इसको जरा रफली समझो, अगर मुझे एग्जाम के एस्पेक्ट में सोचना पड़े तो z इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 15, थर्ड इज व्हाट RU एंड PQU। RU पॉसिबल है, नॉट AP, तो चलो AP के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, AP है नहीं AP है। U पॉसिबल है क्या, ये देखो RU सबसेट π/6 3/4 तो नहीं आएगा ना बच्चों, तो U पॉसिबल नहीं है। और PQU, P छोड़ो अभी, Q पॉसिबल है, P π/2 पॉसिबल है, π/2 भी पॉसिबल नहीं। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि Z का कोई भी सोल्यूशन यहां तो प्रेजेंट एटलीस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसकी डिटेलिंग ज़रा समझना चाहो, कॉरस्पॉन्डिंग टू AP है नॉन AP है, तो समझिएगा। देखो एक 1/4 है, एक -1/4 है, तो 1/4 यहां रहा होगा, 1/4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी थीटा होगा, तो -1/4 कॉरस्पॉन्डिंग यहां रहा होगा। अब ज़रा सोचो यहां से यहां जाने में कॉमन डिफरेंस कुछ तो होगा, दैट इज ऑब्वियसली ये जो 3/4 है, यहां से यहां का फर्क और यहां से यहां का फर्क से नहीं लग रहा। सो इट मीन्स इसके सॉल्यूशंस AP में तो नहीं है, और जब AP में नहीं है इसका मतलब है नॉट AP, और बाद बाकी थर्ड इज RU नॉट AP। U पॉसिबल है, U पॉसिबल नहीं है। सो Z में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी, Z बहुत सिंपल था, सिंपली आप इसको सॉल्व कीजिए, आप देख पाएंगे कोई भी यहाँ सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है। दिस इज नॉट AP, और AP में भी नहीं है, नॉट AP। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन W के बारे में। W इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ GX। तो W के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एज इट इज 2π sin x इंटू 2π cos x इक्वल टू 0। 2π sin x इज इक्वल टू nπ, 2π sin x इज इक्वल टू nπ
and cos x is equal to 0. Pi cancel. So sin x is equal to n by 2. एंड cos x, तो x इज इक्वल टू cos x 0 होने का मतलब क्या बच्चों, वापस से y एक्सेस, सो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और sin x इक्वल टू n बाई 2. दिस इंप्लाइज sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ 1 एंड प्लस हाफ. यही तीन वैल्यूज पॉसिबल है, n की वैल्यू 2 तो 1 और फिर माइनस हाफ प्लस हाफ. नेक्स्ट, और ये तो x हमें मिल ही गया है. सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, यहां से क्या क्या सॉल्यूशंस हमें पॉसिबल है, तो इसको जरा रफली प्लॉट ही कर लेते हैं यार. देखो माइनस हाफ इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, एक सॉल्यूशन दैट इज माइनस पाई बाय 6. विजिबिलिटी से अच्छी बात कुछ नहीं. प्लस 1 इसका मतलब दिस वन, हाफ दिस वन. अब प्लस हाफ तो बच्चों यहां भी तो होगा, ये 30, ये माइनस 30, ये वाला प्लस हाफ, यस. सो दिस इज 30 और माइनस हाफ, तो ये माइनस 30. तो साइन की वजह से प्लस 1, हाँ साइन की वजह से देखो जो भी सॉल्यूशंस पॉसिबल थे वो सब मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है. नेक्स्ट, कॉस की वजह से किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, वाई एक्सिस का. तो वाई एक्सिस पहले से है यहाँ पर, एक और वाई एक्सिस यहाँ आ जाएगी. अब आप ध्यान से देखिएगा, जो मेरे पास सॉल्यूशन सेट है इस पूरे सर्कल का वो कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रिपीट होता रहेगा. इट मीन्स वॉट, अगर हम AP की बात करें, इज इट इन AP, तो देखो यहाँ से ये 30 का फर्क है, ये भी 30 का फर्क है, बट दिस गोज टू बी 60 डिग्री. यहाँ तो 60 का डिफरेंस हो गया ना. इट मीन्स दिस सीरीज इज नॉट इन AP. तो अगर हम W की बात करें तो W इज रिलेटेड टू योर R. W का संबंध R से है, नॉट इन AP. अब P से बात करते हैं, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई. इट मीन्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है क्या, तो बिल्कुल 100%. वाई एक्सिस इज इन्वॉल्व, एक्स एक्सिस इज इन्वॉल्व. इट मीन्स P है, R है. व्हाट अबाउट S, पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 13 पाई बाय 6. तो यस पाई बाय 6 है, 7 पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 13 पाई बाय 6. किसी भी क्वाड्रेंट में जाओ पाई बाय 6 को लेके, इट मीन्स S इज ऑल्सो देयर. तो बच्चों ऑब्वियसली ऐसे तो T नहीं होगा, और फिर पाई बाय 4 नहीं है तो फिर U भी नहीं होगा. सो RPS और PRS, इसमें QT4 और 4 में PRS, ऑप्शन D. तो बच्चों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस का सेट समझ में आए और किस कंसेप्ट से वो करना है. तो ये डायग्राम बना के कोशिश कीजिएगा, ये सबसे बेटर तरीका है, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होता, चीज़ें एकदम सिंपल हो जाती हैं. क्लियर है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या सिचुएशन दे रखी है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं एक पिक्चर के थ्रू. एक सर्कल दिया हुआ था C1, सेंटर 0 0 रेडियस 3. एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, सेंटर 0 0 रेडियस 3. सेंटर का नाम चलिए C1 ही मान लेते हैं. C1 0 0 रेडियस 3, तो पहला बन गया. नेक्स्ट C2, सेंटर 3,4 रेडियस 4. तो 3,4 इस 3 से तो बाहर ही होगा, तो सपोज यहाँ, और रेडियस कितना है इसका 4 यूनिट. तो इंटरसेक्टिंग, हेंस तो कुछ ऐसा बना लेते हैं एक और सर्कल, इसका सेंटर का नाम C2. तो बच्चों C1 C2 बन गया. अब आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, X एंड Y. XY इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स. अब XY को आप ज्वाइन ही कर लो. चलो XY को मैंने ज्वाइन कर दिया. आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, देयर इज वन अनदर सर्कल C3 विच इंटरसेक्ट्स, नॉट इंटरसेक्ट्स, बेसिकली टच ऑल दीज टू सर्कल्स. कंडीशंस क्या क्या हैं, सेंटर ऑफ C1 C2 C3 is collinear. Second, C1 C2 lie in C3, and the third, C3 touches C1 at M and C2 at N. तो एक नया सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा C3 which consist of these two circles. देखो इसको टच किया at M C1 को, और इसको टच किया at N,
और C3 इसका है C3 सच दैट C1 C2 C3 इज कोलिनियर। ये एक सीधी लाइन पर तीनों सेंटर्स आ गए। एक और आगे लाइन लिख रखी है, XY को एक्सटेंड करते हैं तो ये C3 को जाके टकराता है Z पर और इसको पीछे टकराता है W पर। तो इन दिस वे इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। तो बच्चों जो जो थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन है लिखते हैं C1 के बारे में। तो सेंटर 0 0 और रेडियस 3। सेकेंड सर्कल सेंटर 3,4 और रेडियस 4 यूनिट। C3 सेंटर दिया नहीं है H, K और रेडियस R। अब बच्चों सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम जो C3 सर्कल है उसका सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करें। तो देखो बच्चों एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि द C3 लाइज ऑन द लाइन ऑफ C1 एंड C2। तो इस लाइन का तो स्लोप हमें पता है ना यार, क्योंकि इसका सेंटर पता है 3,4। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इज इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा 4/3x। इस लाइन का इक्वेशन है तो h, k तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 4/3h। एक रिलेशन मिला। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप। देखो ये C1 है, C1 हमें पता है 0 0, C2 भी हमें पता है। C2 कितना है 3,4। सो C1 C2 की लेंथ कितनी होगी 5 यूनिट। C1 C2 की लेंथ 5 यूनिट। अब और जरा आगे सोचो, C2 से n कितना दूर होगा प्लस रेडियस, तो 5 + 4 हाउ मच 9 यूनिट। और C1 से m कितना दूर होगा तो 3 यूनिट। तो 5 + 4 9 + 3 12। तो आप कह सकते हो C1m इज इक्वल टू 3 एंड C2n इज इक्वल टू 4। सो दिस इंप्लाइज mn विच इज डायमीटर। ये जो है mn क्या है डायमीटर ऑफ द सर्कल C3 इक्वल टू 5 + 3 + 4 इक्वल टू 12। सो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 6। बच्चों r की वैल्यू मिल गई, कितना है 6 यूनिट। अब इसका सेंटर ढूंढना है। सेंटर ढूंढने के लिए एक बात बताओ, C1 और C3 ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया अभी थोड़ी देर पहले। C1 C3 नहीं कैलकुलेट किया। चलिए जरा समझते हैं C1 C3 क्या होगा। तो बच्चों ये C1 0 0, C3 इज H, K। सो दिस डिस्टेंस इज h² + k² अंडर रूट के अंदर। अब हम इज देयर एनी टेक्निक टू कैलकुलेट दिस कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ? देखो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस डिस्टेंस इज 5 यूनिट 3 4। सो दिस इज 5 एंड दिस इज व्हाट 4 यूनिट। 5 + 4 9 यूनिट। ये पूरा लेंथ जो है यहां से यहां तक का 9 यूनिट का है। बच्चों ये वाला लेंथ कितना है 4 है। ध्यान से समझ लो, मैं लिख देता हूं। देखो C1 से n कितना होने वाला है तो C1 से C2 प्लस C2 से n। तो C1 से C2 कितना हुआ था 5 और C2 से n कितना हुआ 4। सो 9। तो C1 से C2 और ये 4 9। अब आप C1 से C3 प्लस C3 से n। तो C3 से n कितना है रेडियस मिला ना अभी मुझे 6। ऑल दिस इक्वल टू व्हाट 9। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज C1 C3 इज इक्वल टू 3 यूनिट। ये जो लेंथ है बच्चों C1 से C3 का, दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स 3 यूनिट्स। ये 3 यूनिट और यहां से वापस 6 यूनिट, टोटल 9 यूनिट। सही है। तो C1 C3 3 यूनिट। सो दिस इंप्लाइज h² + k² इक्वल टू 9। एक रिलेशन ये मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं विथ, अभी मैंने ढूंढा था ना, यस सी k इज इक्वल टू 4h/3। सो h² प्लस 16h²/9 इक्वल टू 9। सो दिस इंप्लाइज 9 + 16 25 h² इक्वल टू लिख सकता हूं 9 81 एंड दिस इंप्लाइज h इक्वल टू 81/25। सो 9/5। बच्चों h की वैल्यू 9/5 तो k की वैल्यू कितनी होगी 4/3 इंटू 9/5।
5, 3 3s are, so 12 by 5. So this implies center H comma K is equal to 9 by 5 comma 12 by 5. ये यार मुझे मिला मेरा सेंटर और पूरा रेडियस, H और K मिल गए तो 2H प्लस K, 2H इट मीन्स 18 और प्लस K तो प्लस 12, 30, 30 by 5 6, तो 2H प्लस K इज इक्वल टू 6, सो 1 2H प्लस K इक्वल टू 6, आप लिख लो 2H प्लस K इज इक्वल टू 6, ये सही है। सो 1P दे रखा है कहीं, 1S दे रखा है, 1U दे रखा है, 1PS, ऑप्शन बी सही। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया। अब चलिए 2 1 2, तो 1 2 की बात करनी है मेनली, आगे सारा मैं बता देता हूँ एक एक करके 1 2 3 4 सारे ऑप्शन हम प्रोसेस करते हैं। तो बच्चों इतनी मेहनत के बाद वी हैव एक्सप्लोर्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सर्कल C3, सेंटर मिला, रेडियस मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, ZW by XY के बारे में। For the sake of second option ZW upon XY we are supposed to calculate the length ZW and XY। उसके लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करना। तो हम कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, XY C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो C1 हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, और माइनस C2 क्या होगा, ओपन करके लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, यहां से वाई स्क्वायर हो चुका तो माइनस 8y, और कांस्टेंट के नाम पे क्या आएगा यार, 16 16 कटा क्या बचेगा प्लस 9, सो प्लस 9 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर भी नहीं रहा, क्या बचा 6x प्लस 8y और माइनस 9 18 लिख सकते हैं इक्वल टू 18, 2 कॉमन निकाल के काट लेते हैं तो क्या बचेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। तो ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हुआ किसका, C1 एंड C2। क्लियर है, C1 C2 के कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हो गया। अब जरा हम समझते हैं कैसे हम ये लेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे। विच लेंथ, ये मुझे XY पहले कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों XY के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, C1 का सेंटर या फिर C2 का सेंटर, कोई भी एक ले सकते हो। तो मैं पसंद करूंगा C1 बिकॉज ऑफ 0 0। अब सपोज ये लाइन ऐसी है, ये पॉइंट C1 है विच इज 0 0, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, सपोज ये XY है, ये डिस्टेंस मुझे मिल गया, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। हाउ मच 0 0, तो अगर मैं 0 0 पुट करूंगा क्या मिलने वाला है, सिर्फ 9 और यहां से 5, सो 9 by 5, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 9 by 5। अब XY मुझे कैलकुलेट करना है, तो C1 से अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, X को या फिर Y को, तो डोंट यू थिंक दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेडियस, और रेडियस कितना है C1 का 3 यूनिट, सो दिस इज 3 यूनिट। तो बच्चों ये लेंथ मिलेगी हमें, तो देयरफॉर XY is equal to twice of 9 minus 81 by 25 under root equal to what, 3 का स्क्वायर 81 by 25। बच्चों 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेती बाहर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 1 और यहाँ 9, सो 25 9 16 4 बटे 5 4 by 5, 6 इंटू 4 by 5 24 by 5, 24 by 5 सॉरी। तो ये हमें XY की लेंथ मिल गई। अब किसकी बारी, अब हम कोशिश करेंगे ZW। बच्चों XY तो मिल गया 24 by 5। अब अगर हम ZW चाह रहे हैं तो इसके लिए वापस से इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो C3 से इस लाइन का डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए, ये वाला डिस्टेंस, तो ये रेडियस तो हमें पता है, तो फिर से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ ZW की आधी लेंथ, तो 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी लेंथ हो जाएगी। वापस से समझ में आया ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द C3 फ्रॉम दिस लाइन। तो इस लाइन के इक्वेशन हमें पता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। ये लाइन हम ऐसे खींच लेते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। सर्कल का सेंटर 9 by 5 कॉमा 12 by 5,
तो चलिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना मिलेगा, 3 इंटू 9/5 प्लस 4 इंटू 12/5 माइनस 9 अपॉन 5, एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 5। ऑल दिस इक्वल टू व्हाट, ध्यान से 48, 45, 48 माइनस 45 3/5, दिस इज 27/5, 30/5 तो 6, ओवरऑल 6/5। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस मुझे कितने मिल गई, 6/5। चाहो तो कुछ नाम दे लो यार, चलो ए दे लेते हैं, तो C3A दिस इज इक्वल टू C3A। अब वापस हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें फॉर द सेक ऑफ हाफ ऑफ ZW, या कह सकते हैं ZW इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम, रेडियस स्क्वायर 36 माइनस दिस स्क्वायर 36/25, बस खत्म। 36 कॉमन तो बाहर कितना आएगा 6, तो 6 2 जा 12 इंटू 25 ऊपर माइनस 1 24 का मतलब 4 इंटू 6 सो 2√6/5, सो दिस इज 24√6/5 इक्वल टू ZW आप कह लो यार। अब रेशियो लेके देखो, किसका रेशियो पूछा था, ZW/XY, तो डिवाइड करें, क्या बचना है, 24/5 तो कट जाएगा, √6, तो दिस इज √6, 2Q। ये ऑप्शन सही है। एक चीज मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 18 में इनकरेक्ट ऑप्शन हमें टिक करना है, तो ये जो बी आया था ये करेक्ट आया था। मैं आखिरी में बता दूंगा कौन कौन मैच कर रहा है और कौन मैच नहीं कर रहा है, क्लियर है। ये 17 में जो करेक्ट ऑप्शन वही टिक करना था, तो ये क्वेश्चन डील हो चुका, तो 17 खत्म हो गया, 17 का कुछ काम नहीं। अब बच गया 18 में हमें इनकरेक्ट पता करना, अभी तक हमने करेक्ट बस पता किया हुआ। अब बात करते हैं ऑप्शन थर्ड, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN, M this Z this N this, हमें एक ट्रायंगल बनाना MZN, इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ZMW दिख रहा है बच्चों। तो चलिए अब एरिया कैलकुलेट करते हैं MZN एंड ZMW। फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ MZN बेस कितना है, पूरा का पूरा MN, 6 + 6 12, और हाइट MZN, हाइट को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ZW अपॉन, व्हाट अबाउट नेक्स्ट ZMW, इसी का रेशियो चाहिए ना, तो हाफ बेस लेंथ फॉर द सेक ऑफ ZMW, क्या मिलना है, ये बेस ZW, दिस इज इक्वल टू व्हाट, चलिए ZW ये कैंसल आउट हो जाएगा, और हाइट क्या लेंगे बच्चों, C1A हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 9/5, थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट करके बताया था ना, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो 9/5 आया था, प्लस विच लेंथ एक्स्ट्रा 3 यूनिट, तो ZW तो कटा, क्या क्या बचा है मेरे पास, हाफ भी काट देते हैं, ZW काट देते हैं, दिस इज 6, तो न्यूमरेटर मेरे पास बचता है 6 इंटू एलसीएम 15 + 9 24, 5/24, 6 4 जा 24, 5/4 R, सो ऑप्शन 3 कॉरस्पॉन्ड्स टू R, 3R, तो ये भी सही निकला। इट मीन्स हमें इन सब को टिक नहीं करना है। अब हमारा आंसर या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है, 4 कॉरस्पॉन्ड टू एस और 4 कॉरस्पॉन्ड टू यू। अब इट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट 4, अल्फा क्या है, तो चलिए अब अल्फा के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों लास्ट ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। अब अल्फा क्या है, ये इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में मैंने आपसे शेयर नहीं किया है, मैं बताता हूँ अल्फा क्या चीज़ है। एक फर्दर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, वी हैव बीन गिवन वन पैराबोला x² इज इक्वल टू 8 अल्फा y, तो ये लगभग कुछ ऐसा होगा। देखिए पिक्चर में ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए मैं ड्रॉ करके दिखा भी देता हूं आपको, ये कुछ ऐसा। और आगे की इंफॉर्मेशन गिवन है कि सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 1 का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, M, यहां पर जो टेंजेंट है विच इज कॉमन टेंजेंट टू दिस पैराबोला, दिख रहा है, दिस इज टेंजेंट टू दिस एंड दिस।
तो फिर हमें अल्फा की वैल्यू बतानी थी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू दीज टू सर्कल्स एंड दिस पैराबोला। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर ये लाइन इन दोनों सर्कल का टेंजेंट है तो इसका इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? कॉमन टेंजेंट C1 माइनस C3 से, कॉमन कॉर्ड के जैसा। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन को कैलकुलेट करने की। तो मैंने क्या बताया? C1 माइनस C3 इक्वल टू 0। C1 का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, और C3 का इक्वेशन तो थोड़ा बड़ा था ना, चलो लिख देता हूँ मैं, x माइनस 9/5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 12/5 होल स्क्वायर और माइनस 36। रेडियस इसका 6 यूनिट था, सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ C3। चलिए ओपन करते हैं इसको। सो दिस इम्प्लाइज, इधर तो कुछ जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स को तो माइनस 18x/5, वाई की बारी तो 24y/5। व्हाट अबाउट कॉन्स्टेंट्स? तो 81/25 प्लस 144/25 माइनस 36। ऑल दिस इक्वल टू 0, दिस माइनस दिस इम्प्लाइज होल डेटा माइनस जो भी टाइम देना बच्चों इसमें ही देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x/5 24y/5। देखो 144 प्लस 81 हाउ मच? 225, 225 अपॉन 25 9 माइनस 36 माइनस 27 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर काट दे, ये तो रहेगा नहीं, क्या बचा फिर सिर्फ मेरे पास? तो माइनस 18x/5 माइनस 24y/5 और यहाँ से माइनस 9 और यहाँ से बच्चों प्लस 27, तो 27 माइनस 9 इज 18, तो कह सकते हैं प्लस 18। दिस इज माइनस माइनस प्लस, यस, माइनस 9 सो प्लस 18 ऑल इक्वल टू व्हाट? 0। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर ये माइनस माइनस प्लस। अब सही है, अब हम 6 कॉमन निकाल के पहले काट दें। सो दिस इम्प्लाइज 6 कॉमन निकलने के बाद 3x प्लस 4y, और राइट में 6 कॉमन निकलने के बाद 6 3 18, 5 3 15, सो माइनस 15। तो बच्चों इतनी मेहनत के बाद हमें क्या मिला? इस लाइन का इक्वेशन मिला। अब हम जो कॉमन टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टाइप ऑफ पैराबोला, क्या होता था? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर, विच आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू रिमेंबर, c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और ये बस कोशिश करते हैं यहां से c कैलकुलेट करने की। तो चलिए ये भी इंप्लीमेंट करके देखो यहां से कांस्टेंट हमें क्या मिला? कांस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? या m, चलो या m क्या हुआ? माइनस 3/4, और कांस्टेंट के लिए वी नीड टू डिवाइड, मतलब रिप्लेस करना होता ना y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में, हमें सब्स्टिट्यूट करना है कुछ इस तरीके से कि y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म आ जाए। तो कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा? माइनस 15/4, तो c इज इक्वल टू माइनस 15/4। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर, a कितना होगा? 4 इंटू 2 अल्फा, तो माइनस a की वैल्यू 2 अल्फा, m स्क्वायर स्लोप दे रखा है 9/16, तो देयरफॉर these two c must be equal, तो माइनस 2 अल्फा इंटू 9/16 इज इक्वल टू माइनस 15/4, माइनस माइनस प्लस, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 16 अपॉन 9 इंटू 2 इंटू 4, 4 4 जा 3, या 2 2 जा 2 बार में, 3 जा 5 जा, तो बच्चों 10/3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 10/3। सो अल्फा इज u, तो 4u, ये भी सही। देखो b सही, c सही, d सही, तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? a ऑप्शन। a ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसे हमें टिक नहीं करना था फिर। तो देखो यार क्वेश्चन बहुत
डिफिकल्ट नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन लेंदी बहुत था, और लेंदी होने की वजह से इस क्वेश्चन में स्कोर करना थोड़ा टफ था। सो इन दिस बच्चों यू मैनेज टू कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2019, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी। और देखो, आप अगर अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसके इंपॉर्टेंस का समझ आ जाएगा। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई विल ट्राई कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन 2018 ऑनवर्ड जहां तक हम लोग जा सके पीछे, एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स का, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट दिन में बताऊं, सो दैट एक क्वेश्चन भी अगर हम लोग करते जाएंगे ना तो 2 साल में लगभग हमारे पास 700 क्वेश्चंस का, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। और कितना टाइम देना है यार, हार्डली 10 मिनट 15 मिनट, इतना तो आप कर ही सकते हो। और सोच रहे हो 2 साल के बाद मैथ्स आपका कितना स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप एक हैबिट बना लो। चीज़ें देखो अच्छी तभी होती है जब हम कंसिस्टेंट होते हैं। हम एक दिन बहुत अच्छा पढ़ ले और फिर 4 दिन नहीं पढ़ाई करें तो फिर उसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो बेहतर क्या होगा कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंट रहें, रोज़ पढ़ें। तो चलिए इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट डे से आप मुझे फॉलो करोगे और एक क्वेश्चन एटलीस्ट जेईई एडवांस का आप करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।